हाय गुड मॉर्निंग। मैं सोनी सर। आप लोगों की तैयारी बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी, जिसका पेपर आपका मंडे से स्टार्ट होने वाला है। हम केमिस्ट्री का कुछ और इम्पॉर्टेंट रिवीजन टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर समय मिले तो एक बार निश्चित रूप से इसे रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स, आपका संघनन बहुलक का एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में आता है। नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 डेक्रोन टेरिलीन। एडिशन पॉलीमर्स, योगज बहुलक, ब्यूना एस, ब्यूना एन, पॉलीथीन। थर्मोप्लास्टिक, ताप सुघट बहुलक, पॉलीथीन, पीवीसी। ताप दृढ़ बहुलक, थर्मोसेटिंग हो गया, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जैव निम्नीकरणीय बहुलक, पीएचबीवी, नाइलॉन 2,6 हो गया। और पेनिसिलिन आपका क्या हो गया? तो पेनिसिलिन आपका हो गया एंटीबायोटिक। ये एग्जाम्पल में याद रखिएगा, पूछता है पेनिसिलिन क्या है, तो आपका क्या है? ये एंटीबायोटिक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न को, वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर को आई से दिखाया जाता है। क्या होता है? जितने आयंस इसके डिसोसिएट होते हैं वांट ऑफ फैक्टर होता है। NaCl का वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? वांट ऑफ गुणांक आई का वैल्यू 2, Na का एक आयन, Cl का एक आयन। CaCl2 का कितना हो जाएगा? 1 2 3। ग्लूकोज और सुक्रोज और यूरिया जो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं, विद्युत अपघट्य नहीं होते हैं, जिनका अपघटन नहीं होता है, उसके वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 होता है। वांट ऑफ फैक्टर जो होता है, वांट ऑफ गुणांक होता है बीपी और फ्रीजिंग पॉइंट के। आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे NaCl, CaCl2 और C6H12 में कर देगा, क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? कई बार पूछता है। तो जिसके वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू ज्यादा है CaCl2 का। उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो जिसका वांट ऑफ फैक्टर यानी वांट ऑफ गुणांक का वैल्यू ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्य, याद रखना NaCl, HCl। वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो CH3COOH। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में देख लेना, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग कुछ एनसीईआरटी आपको करा देंगे। XCF2 क्या होता है? लीनियर टाइप का होता है। XCF4 का ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है? वर्गाकार, समतलीय, स्क्वायर, प्लेनर। नरनस्ट इक्वेशन क्या होता है? एक बार फिर से देख लेंगे। बताइए, नरनस्ट इक्वेशन याद है आप लोगों को? नरनस्ट समीकरण, तो नरनस्ट समीकरण होता है E बराबर E0 माइनस 0.059/n log Q। याद रख लेंगे। ये आपका क्या होता है? नरनस्ट समीकरण होता है, नरनस्ट इक्वेशन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं एनसीईआरटी का। आपसे जैसे कहा गया है, प्रोपेन 1 ऑल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और फिर 3 नाइट्रोफिनॉल। इसमें किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? A, B और C में। स्ट्रक्चर बना लेते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन 1 ऑल, H भर लेंगे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पे NO2, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 3 नाइट्रोफिनॉल, तो बेंजीन के साथ OH और यहाँ NO2। आपको पता है कि एसिडिक कैरेक्टर माइनस इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट लगने के कारण क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, अम्लीयता जिसको कहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगा B का। उसके बाद किसका हो जाएगा? C का। और ये क्या होगा? सबसे कम होगा। तो याद रखना BCA। ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट वाले का क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, माइनस आई यहाँ पर भी है। फिर यहाँ एरोमेटिक है, इसका एसिडिटी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, तो ये सब के कंपेयर में कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा B के बाद C के बाद क्या होगा? A होगा। याद रख लीजिएगा। कुछ एसिडिक कैरेक्टर को देख लेना है। एस्टरीकरण जो होता है, एस्टरिफिकेशन के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ से एस्टर बनता है प्लस H2O, तो एल्कोहल का भी यूज होता है, एसिड क्लोराइड का भी यूज होता है, और एक आपका एसिडिक एनहाइड्राइड है, इसका भी यूज होता है। ये सब टर्म का आपका यूज एस्टर बनाने के लिए होता है। और एस्टर को याद रखेंगे कि एस्टर को कैसे हम लोग जानते हैं? RCOOR। कैसे जानते हैं? RCOOR। इस तरह से एस्टर को जाना जाता है। ओके, चलिए एक और देख लीजिएगा आप। क्रिसॉल
क्रिसॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कुछ देख लेंगे हम लोग क्रिसॉल के बारे में। तो यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन के साथ OH, और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे अगर CH3 है या कहीं पर भी है CH3 के साथ OH, तो ये क्या होता है, क्रिसॉल होता है। तो आप लोग इस ग्रुप को थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा अच्छा चीज़ है आज। हाँ, फिर आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। फिर ऑक्सीडेशन कराया जाएगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट में, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन पे प्रश्न आने का चांसेस रहता है, कई बार आता है। PCC, ये सब आपका कैटलिस्ट है। PCC का पूरा नाम क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, लिख लीजिए, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इंग्लिश लिख लेना है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। इसका भी यूज क्या किया जाता है आपको, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने में। सेकेंडरी अल्कोहल का यदि आप लोग 2 डिग्री अल्कोहल को अगर मान लीजिए आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये किस में बदल जाता है, तो कीटोन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, कीटोन में। जैसे मान लीजिए RCHOHR है, तो ये किस में बदल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR, कीटोन में बदल जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। एक आपको पिक्रिक एसिड को याद रखना चाहिए। पिक्रिक एसिड बनता कैसे है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखना, जब फिनॉल को कंसनट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में कराया जाता है, नाइट्रेशन इसका, ठीक है, तो ये सीधे पिक्रिक एसिड बनाता है, याद रखना। तो बेंजीन के साथ OH, और यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2, तो ये पिक्रिक एसिड डायरेक्ट फॉर्म करता है। इसी को क्या कहा जाता है, पिक्रिक एसिड। इसका नाम क्या होता है पता होगा। फिर फिनॉल को 3Br2 के साथ रिएक्शन कराने पर क्या प्रोडक्ट आएगा, फिनॉल को 3Br2 के साथ रिएक्शन कराने पर तो ये बन जाएगा आपका 2,4,6 ट्राइन ब्रोमोफिनॉल। यहाँ पे Br, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को देख लेना चाहिए। राइमर-टिमन रिएक्शन से क्या बनता है, तो आपको पता है राइमर-टिमन रिएक्शन से सैलिसिल्डिहाइड बनता है। और कोल्बे रिएक्शन से क्या बनता है, तो कोल्बे रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है। चलिए, वुड स्प्रिट किसको कहते हैं, तो मेथेनॉल को कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। हाँ, एथेनॉल से ग्लूकोज बनाने के लिए आता है एग्जाम में प्रश्न, देखिएगा बढ़िया से। एथेनॉल से ग्लूकोज बनाने के लिए किस बायो कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा कि अगर आपको कह दे कि सुक्रोज से, क्या है भाई, सुक्रोज से यदि ग्लूकोज बनाना है, याद रखना, तो इन्वर्टेज यूज करते हैं। किस बायो कैटलिस्ट का यूज होता है, इन्वर्टेज, याद रखिएगा। सुक्रोज से ग्लूकोज बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता है भाई। इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए तो जाइमेज यूज होता है, क्या यूज होता है, जाइमेज यूज होता है, याद रखना इसको। फिर से देख लो, सुक्रोज से ग्लूकोज बनाने के लिए इन्वर्टेज, और ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए किस कैटलिस्ट का यूज होता है, तो जाइमेज बायो कैटलिस्ट है ये आपके उस कंडीशन की बात हो रही है अगर मान लीजिए आपका एग्जाम काफ़ी टफ हो जाता है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, और सारे प्रश्न को हंस के मुस्कुरा के बना देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ भी रिएक्शन है CH3CH2OH, और अगर इसको बनाने की बात की जाए तो यहाँ से आप याद रखेंगे एक चीज़, कई बार टेम्परेचर पूछ लेता है। H2SO4 443 केल्विन है, यहाँ पर फिर H2SO4 है, फिर 413 केल्विन है। तो याद रखना, जब इस केल्विन पर बात होती है 443 केल्विन पर, तो ये बनाता है एथीन बनाता है, और जब 413 केल्विन पे बात होती है तो ये बनाता है ईथर। क्या बनाता है, ये ईथर बनाता है, याद रखना है। SN1 SN2 को भूलना नहीं है। SN1 3 डिग्री हैलाइड,
2 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, SN2 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड। और एक चीज़ क्या होता है SN1 SN2 के लिए आयोडाइड, आयोडाइड के बाद क्या होता है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के बाद क्लोराइड, क्लोराइड के बाद क्या होता है फ्लोराइड। याद रखना SN1 SN2 के लिए कॉन्सेप्ट होता है। विलियमसन सिंथेसिस से क्या बनता है आपको पता है, ईथर बन जाता है। तो याद रखिएगा, पूछ देगा कि ईथर बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो ईथर बनाने में विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का यूज होता है। किसका यूज होता है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का यूज होता है। ठीक है, याद रखना, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया जिसको कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया जो होता है उसके लिए ये ट्रिक यूज किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस को आप लोग और देख लें, आप लोग के लिए बहुत सारा हेल्प हम कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग खुद से भी देख लेंगे। कुछ IUPAC नाम, जैसे मान लीजिए सिंपल वाला भी IUPAC नाम कई बार आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लेना, पूछा हुआ है CH3 CHOH और यहाँ CH3, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और 2 3 दोनों OH है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा डायोल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन 2 3 डायोल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन पे। तो एक बार आप लोगों को क्या करना है कि शॉर्ट टर्म में इस क्वेश्चन को जितना भी आपको बता रहे हैं अभी हम, इसको एक बार में थोड़ा रिवीजन कर लेना है अच्छे से, ताकि दिक्कत आप लोगों को ना हो। आइए, अब हमारा निकला है NCERT फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लें। जैसे फिर से वही कहानी घूर फिर के आता है, SCC BCC FCC, ये सब याद रखो भाई, SCP CCP, तो ये सब आप लोग देख लो, ये सब का सारा चीज आप भर देना। क्या होता है कि SCC में एटॉमिक नंबर कितना होता है, BCC में FCC में SCP में CCP में, फिर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को आप लोग भर देना, मतलब परमाणु उपसंयोजी संख्या, फिर इसमें आप लोग इसका वो संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी दिखती, ये कर लेना, कई बार हमने करवाया है। फिर SCC में रिलेशन A=2R, ये सब थोड़ा देख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा और एक बार आप लोग देख लेंगे, वो आइसोट्रोपिक नेचर में कौन होते हैं, आइसोट्रोपिक मतलब समदैशिक, तो समदैशिक की अगर बात की जाए तो समदैशिक क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं या अक्रिस्टल होते हैं, तो अक्रिस्टल होते हैं। अक्रिस्टल का ही इंग्लिश में नाम क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड, क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करेंगे, ईस्टर का देख लीजिएगा क्या होता है फंक्शन, एमाइड का देख लीजिएगा C++ONH2, ईथर का देख लीजिएगा ये क्या है ईस्टर है, ये क्या है एमाइड है, ये क्या है ईथर है, ये क्या है नाइट्रो है, ये क्या है साइनाइड है, ये नाइट्रो और ये क्या हो गया साइनाइड हो गया। C++C के नेक्स्ट कार्बन से हेलोजन या OH लग रहा है, एलाइलिक हो गया। C++C के डायरेक्ट से OH या हेलोजन लग रहा है तो वाइनिलिक हो गया। ये सबको आप थोड़ा देख लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से। कुछ क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो अष्टफलकीय चतुष्फलकीय होते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय का मतलब क्या हो गया टेट्राहेड्रल, और ये अष्टफलकीय का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में अगर मान लीजिए 4 स्पेयर, तो ऑक्टाहेड्रल में 6 स्पेयर होते हैं। इसमें जो रिक्तियों की संख्या होती है नंबर ऑफ वॉइड्स, याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा, तो रिक्तियों की संख्या याद रखिएगा चतुष्फलकीय में 2n के बराबर होती है। नंबर ऑफ वॉइड्स, नंबर ऑफ वॉइड्स क्या होता है 2n होता है। और इसमें रिक्तियों की संख्या क्या होती है, तो रिक्तियों की संख्या अगर अष्टफलकीय में मान ली जाए तो n होता है,
यानी नंबर ऑफ वॉइस जो होता है वो किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। ये सब चीज आपको पढ़ लेना चाहिए, सब चीज आपको याद रखना चाहिए, काफी आता है सब क्वेश्चन, ठीक है। NaCl किस इफेक्ट का एग्जांपल है, तो याद रखिएगा किस इफेक्ट का, तो शॉर्टकी का है। और फिर क्या वो AgBr क्या है, तो शॉर्टकी भी शो करता है और साथ में फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, याद रखना। AgBr क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और साथ में क्या शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। चलिए उसके आगे कुछ क्वेश्चंस को फिर हम लोग देखते हैं कि ये AgBr का हो गया, और आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे। याद रखना है आपको, बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन, जैसे Cu2+ और फिर Fe3+ Cr3+ O2, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो पारामैग्नेटिक, अनुचुंबकत्व, पारामैग्नेटिक, ठीक है। C6H6 क्या है, डाया मैग्नेटिक, प्रतिचुंबकत्व, इसको याद रखना। इसी में आ जाएगा H2O भी और NaCl भी, ठीक है। क्या हो जाएगा, H2O भी NaCl भी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी आपको पता होना चाहिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मोलरिटी कैपिटल M से, ओके। यूनिट क्या होता है इसका, मोल पर लीटर। मोलरिटी स्मॉल m से, यूनिट क्या होता है इसका, मोल पर kg। ये लीटर में होता है और ये kg में होता है। मोल फ्रैक्शन को किससे दिखाया जाता है, तो मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से डिनोटेड किया जाता है, याद रखना। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, XA + XB का वैल्यू कितने के बराबर होता है मोल फ्रैक्शन में, तो 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। राउल्स लॉ आपको पता है, P = P0x। हेनरी लॉ पता है आपको, P = KHx। अब जैसे आपको वो कह देगा, क्या नाम था वो, अच्छा ठीक है बाद में देख रहे हैं। NaCl KCl का भी वांट ऑफ फैक्टर का हमने आपको वैल्यू बताया। K2SO4 का वांट ऑफ फैक्टर यानी I का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3। K का 2 आयन, SO4 का 1, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन एक बार देख लेना आप लोग। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, ये इसका एग्जाम्पल है बेस्ट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख लेना आप लोग, इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लेना। कई बार लिखा है नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल को, इसमें वो आपको पता है डेल्टा भी 0 होता है, इसमें नहीं 0 होता है, याद रखना आपको ये सब। तो कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका इसमें होता है, ई सेल बराबर ई एनोड माइनस ई कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है। अब जैसे मान लीजिए कहीं दे दिया -0.05 या 050 वोल्ट, कहीं दे दिया +0.20 वोल्ट, कहेगा इसके लिए ई सेल निकालने के लिए। तो याद रखिएगा बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, तो बड़ा वैल्यू क्या है 0.20 है, माइनस छोटा घटा देंगे 0.50, तो इस तरह से निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को याद रखना। इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन देख लेना, ई सेल बराबर ई एनोड माइनस ई कैथोड, यहाँ से सवाल आता है कई बार, जिसको हम बताए हुए हैं इस चीज़ को याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आता है बाबू, बाद में कहना नहीं कि सर नहीं बताया है, ठीक है। कोलराउस लॉ याद है आपको, कोलराउस नियम आप लोग देख लीजिएगा एक बार। एक फैराडे आपको याद होना चाहिए 96500। फैराडे का फर्स्ट लॉ याद होना चाहिए, M = Z/CT। ये सब क्वेश्चन आपको करके जाना है, ओके, ठीक है। तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस कैथोड, नहीं सॉरी इसको थोड़ा सही कर लेना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। क्या होता है, ई कैथोड माइनस
ई एनोड, उल्टा लिखा गया था, देख लेना, इसको सही कर लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लेंगे। एक क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, याद रखना, इस क्वेश्चन को हम बार बार बढ़िया से बता रहे हैं, ध्यान देना। ये क्वेश्चन आप लोग देख लो, किसी के आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है, के प्लस के के लिए -2.93 वोल्ट, फिर आपका दे रखा है एजी प्लस एजी के लिए +0.80 वोल्ट, फिर दे रखा है Hg2 प्लस Hg के लिए +0.79 वोल्ट, और फिर दे रखा है Mg2 प्लस Mg के लिए आपका क्या है -2.37 वोल्ट। इस तरह से क्वेश्चन है। फिर Cr3 प्लस Cr के लिए आपको दे रखा है -0.74 वोल्ट। तो इसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के आधार पर सजाने के लिए, बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के आधार पर, अपचायक क्षमता यानी रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर उसका आप दिखा देना, सबसे ज्यादा अपचायक जिसमें सबसे ज्यादा माइनस का वैल्यू होगा, तो माइनस यानी के प्लस के का जो होगा ए वाले का सबसे ज्यादा अपचायक होगा। तो उसी कैटेगरी पे देख लेना, ये ए बी सी डी ई, तो ए का सबसे ज्यादा हो जाएगा माइनस, उसके बाद माइनस में कौन है, डी है, माइनस के बाद फिर प्लस की बात कर, सॉरी माइनस फिर हो गया ई हो गया, और ई के बाद फिर क्या है सी है, और सी के बाद क्या है बी। तो याद रखना ये रिड्यूसिंग पावर की कैपेसिटी के बारे में, जिसपे माइनस ज्यादा रहता है उसका रिड्यूसिंग ज्यादा होता है। तो ये सब टॉपिक है जो आपको याद रहना चाहिए, बहुत पूछता है। ओके, तो इस सब चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक रिएक्शन है H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये बना लेगा 2HCl, और ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन होता है। याद रखना, ये पूछ दिया जाता है कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, तो ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। वो तो याद ही होगा आपको, रेट कांस्टेंट के लिए 0 ऑर्डर के लिए जो है आपका, फिर फर्स्ट 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट यूनिट, तो कितना होता है 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, पर सेकेंड। याद रख लेना, ये सब थोड़ा सा देख लेना। ऑर्डर निकालने के लिए आ रहा होगा आपको, ऑर्डर कैसे निकलता है, यानी जिसको आपको कहते हैं कोटि, तो कोटि में पावर जोड़ के, सॉरी 2 3 कितना हो जाएगा 5। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का देख लेना आप लोग, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया CH3COOH वाला केस। तो ये सब आप लोग के लिए काफी जरूरी है, एक बार सब क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी बात तो हम बहुत कराए हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, टिंडल इफेक्ट, टिंडल का थोड़ा सा देख लेना है। फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर लें, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में आप लोग को पता होना चाहिए कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन की अगर बात कर लें, बढ़िया से देख लो, फिजिकल एब्जॉर्प्शन की अगर बात कर लें, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सुन रहे होगे मेरी बात को, भौतिक अधिशोषण। इसका जो एनर्जी होता है 20 से 40 होता है, ये आप बार बार याद रख लो, बहुत पूछता है। फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन की अगर बात कर लें, रासायनिक अधिशोषण की अगर हम लोग बात कर लें, तो इसके लिए आप लोग जान लीजिएगा 30 से 240 होता है, 30 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, वो करवाने का कोई फायदा है नहीं, बहुत करवा चुके हैं। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छा एग्जाम आप लोग का जाएगा केमिस्ट्री में, नो डाउट। तो आप लोग बढ़िया कीजिए, बेस्ट कीजिए, बाय।